हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ाएंगे। ये अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्जिलिक एसिड का 14th वीडियो है। इससे पहले 13 क्लास हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया जा चुका है। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी कार्बोक्जिलिक एसिड के अंदर ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ठीक है, इसका क्लीवेज होगा। इस तरह के रिएक्शन को हम इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोक्जिलिक एसिड तो एसिडिक इन नेचर है ना। तो अब इसके सपोर्ट में हम 2-3 रिएक्शन देखेंगे और फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कार्बोक्जिलिक एसिड, ये क्या है, RCOOH, क्या है ये, कार्बोक्जिलिक एसिड है। इसको हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो क्या होगा, ठीक है। तो कार्बोक्जिलिक एसिड है, ठीक है। तो ये H+ आयन रिलीज़ करेगा। क्या करेगा, H+ आयन रिलीज़ करेगा, ठीक है। और ये जो सोडियम है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, जिससे क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ही कर सकता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 211 है, तो एक बाहर है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लिबरेट करेगा और ये हाइड्रोजन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, तो एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनाएगा। फिर से अब हाइड्रोजन तो एटम के फॉर्म में नहीं रह सकता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है, तो अब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ फिर करेगा अपने ही जैसा। अब 2 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल H2 बना लेगा और ये जो है ये क्या हो जाएगा, H2। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2 होता है। और यहाँ से ये जो है Na+ ये यहाँ चला जाएगा, RCOONA, ठीक है, प्लस H2, ये बना एक रिएक्शन। तो देख लिए। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। अब इसमें लगा कितना इलेक्ट्रॉन, 2, तो मेटल सोडियम 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए, ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गया। एक रिएक्शन हमारा ये था। दूसरा है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर देगा। तो एसिड तो आपको पता, हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्जिलिक एसिड, तो एसिड हमारा होगा कार्बोक्जिलिक एसिड, ठीक है। एसिड कौन होगा, कार्बोक्जिलिक एसिड होगा। अब इसको बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो NaOH जो होगा वो डिसोसिएट होगा किस में, Na+ और OH- में, इसी में ना ये डिसोसिएट होगा। और कार्बोक्जिलिक एसिड है तो H+ देगा। और ये H+ जो है यहाँ पे जो OH है ना, तो इस OH में यहाँ पे जाके इसके साथ तो H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, H2O। और ये जो हमारा Na है ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा ना जी। तो ये हो गया दूसरा रिएक्शन एसिड बेस का। और तीसरा है कि कार्बोक्जिलिक एसिड जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यही ना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो देखिए इधर तो पता ही है RCOO और Na बनेगा, ठीक है, फिर हमारा H2O और फिर CO2 ये बनेगा। आप बोलोगे ये कैसे होगा, तो ये H यहाँ से ब्रेक करेगा, ये निकलेगा, एसिड है H+ देगा, ठीक है। ये Na यहाँ ऐड हो जाएगा तो RCONA, ये H और यहाँ से एक O और एक H, तो H2O बना के निकल जाएगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये जो 3 रिएक्शन है, अब आप नोट करके लिखोगे, द एबव थ्री रिएक्शन सोज कार्बोक्जिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। एबव 3 रिएक्शन सोज कार्बोक्जिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। एबव 3 रिएक्शन शो कार्बोक्जिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। लिख लीजिए नोट्स में, कॉपी में।
जितना चीज़ समझाए हैं पहले उसको भी नोट कीजिएगा, ये नहीं कि सिर्फ रिएक्शन लिख लीजिएगा, समझ के, क्योंकि ये कैसे हुआ, ये 2Na ये क्या हुआ, कैसे रिएक्ट किया, कैसे सब बताए हैं ना, सबको समझ के। और फिर लास्ट में लिखिएगा द एबव थ्री रिएक्शन सोज SHOWS सोज कार्बोक्जिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब यहाँ तक हुआ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे क्या, तो कार्बोक्जिलिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और बहुत कुछ अंत तक देखे रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे, किसका, तो कार्बोक्जिलिक एसिड का, कि कौन ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। तो लास्ट तक जुड़े रहिए, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यही ना इम्पोर्टेंट होता है, पूरा देखिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कि कार्बोक्जिलिक एसिड जो है हमारा RCOOH, जब इसको करते हैं हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन तो क्या देता है, तो वो ही देखेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, H+ तो निकल जाएगा, RCOO ये हो जाएगा, ठीक है, Na ये ऐसे रह जाएगा, यहाँ भी एक पेयर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा H3O+। अब H3O+ कैसे हुआ हम समझाते भी जाएंगे, आप साइड में नोट्स भी करते जाइएगा। देखिए अब क्या होगा, तो RCOOH जो है इसमें से क्या निकला, इसमें से निकल गया कौन सा, H+ निकल गया, ठीक है। और H+ जब निकला तो वो कहाँ जाके जुड़ा, H2O के साथ। H+ जो है वो H2O में जो है, H2O में जो ये है यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या बना लेगा H3O+, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा RCOO- प्लस H3O+, क्या होगा H3O+, ये हो जाएगा। तो यही हुआ है यहाँ। अब RCOO- जो है ये कार्बोक्जिलेट आयन, इसका तो रेजोनेंस भी बनता है, देखिए कैसे, RCO है ना, O प्लस ये है। अब इसमें क्या होता है, तो ये अब बॉन्ड डबल कहाँ है, यहाँ पे। अब ये कहेगा, अब नेक्स्ट में ये भी यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन सकता है। तो जब यहाँ भी डबल बॉन्ड हो जाएगा मान के चलिए, और यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ है सिंगल बॉन्ड, तो 5 बॉन्ड में कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट इन नेचर। तो कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो यहाँ ये जो बॉन्ड है ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे R, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे ये रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि अब ये तो हमारा बन गया। अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन जो हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, वो क्या लिखेंगे, RCOO-, ये हो गया कंसंट्रेशन, ठीक है, H3O+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट RCOOH, ठीक है, H2O। H2O क्या होगा, कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ H2O, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, RCOO- H3O+ RCOOH, ठीक है। अब आगे क्या होगा, तो ये क्या है, ये है Ka को क्या कहते हैं, एसिडिक कांस्टेंट या फिर एसिडिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। RCOO- इंटू H3O+ अपॉन RCOOH, ऐसे हो गया, है ना। अब ये एसिडिक कांस्टेंट है या एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट है, K भी होता अगर बेसिक कांस्टेंट होता है तो, ठीक है। अब Ka जो होता है, Ka निकल गया, Ka बढ़ेगा
तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यानी कि कह सकते हैं कि किसी भी इस Ka अगर अधिक है तो इसका मतलब क्या है कि एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। और उसी तरह से एसिडिक कैरेक्टर भी अधिक है। अब pKa कैसे निकलेगा? तो pKa होता है, pKa इक्वल टू होता है माइनस लॉग Ka। यहाँ पर Ka का वैल्यू पुट कीजिए तो निकल जाएगा pKa। और क्या होता है? तो pKa कम हो जाता है। मतलब क्या है, नहीं समझे आप बात। pKa जिसका कम, pKa जितना कम एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा शो करता है। क्या करता है? pKa जितना कम एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा शो करता है। अब सवाल ये है, अब तीनों का अगर एक साथ हम बताएं तो क्या हो सकता है? देखिए, एसिडिक कैरेक्टर अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है, एसिडिक अगर अच्छा है, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, मतलब मोर है तो उसका Ka ज़्यादा होगा, और जिसका K और pKa क्या होगा? कम। ये रहा बात, समझ में आ गया होगा। इसको भी कॉपी में नोट कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट बात देखते हैं, क्या है वो? अब देखते हैं क्या कि किसका pKa वैल्यू कितना होता है। pKa वैल्यू जब 1 से कम होता है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ठीक है। pKa वैल्यू इज़ लेस देन 1 तो वो एसिड कैसा होगा? बहुत ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। अब जैसे अभी लिखेंगे भी, कॉपी में नोट कीजिएगा। अब देखो, स्ट्रॉन्गर एसिड है pKa वैल्यू, स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैव pKa वैल्यू, Ka वैल्यू लेस देन 1, ठीक है। pKa वैल्यू क्या 1 से भी कम होता है, ठीक है। किसका? स्ट्रॉन्गर एसिड का। अब कुछ एसिड का हम दिखा भी रहे हैं। स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैव pKa वैल्यू लेस देन 1, ठीक है। जैसे कि pKa वैल्यू है, ठीक है ना, हमें CF3COOH, ठीक है। इसका देखिए, इसका pKa वैल्यू कितना है पता है आपको? कितना है इसका pKa वैल्यू? जो है वो है आपको 0.23। अब देखिए 1 से भी कम है तो ये बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। उसी तरह से HCl का पता है, HCl क्या है? HCl एक मिनरल एसिड है, HX है ना, मिनरल एसिड है, तो इसका कितना है? -0.7, ठीक है। 7.0 इसका है, -7.0 किसका? HCl का। उसी तरह से बेंजोइक एसिड का कितना है? तो बेंजोइक एसिड का है आपका 4.19। बेंजोइक एसिड का pKa वैल्यू कितना है? 4.19। उसी तरह से आप कह सकते हैं एसिटिक एसिड का कितना है? 4.76। एसिटिक एसिड का कितना है? 4.76। अब ये सब तो एकदम वीक होगा ना, होगा ही। अब ये जो है HCl है, ये सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि 1 से कम जो होता है स्ट्रॉन्गर एसिड का pKa वैल्यू क्या होता है? लेस देन 1 होता है, ठीक है। अब हम रेंज देखेंगे। अब रेंज क्या है कि pKa वैल्यू अगर 1 से 5 तक होगा, देखिए pKa वैल्यू अगर 1 से 5 तक होगा तो एसिड कैसा होगा? एकदम मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कैसा एसिड होगा? मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर 1 से 5 तक pKa वैल्यू है तो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। अगर 5 से लेकर के और 15 तक है तो एसिड कैसा है? वीक एसिड है। कैसा एसिड होगा? वीक एसिड होगा, कमज़ोर अम्ल होगा, ठीक है, वीक एसिड होगा। और अगर मोर देन 15 है, अगर pKa वैल्यू 15 से अधिक है तो कैसा होगा? एक्सट्रीमली वीक एसिड। एक्सट्रीमली वीक एसिड कैसा एसिड होगा? एक्सट्रीमली वीक एसिड होगा। नोट करके लिख लीजिए, एक्सट्रीमली वीक एसिड। कॉपी में लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब बात समझ में आ गया। सबसे स्ट्रॉन्गर जो एसिड्स होते हैं उनका pKa वैल्यू 1 से कम होता है। कुछ का दे भी दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये रेंज है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे में क्या हम देखेंगे, तो अब हम देखेंगे क्या कि एक और पॉइंट नोट करके कॉपी में लिख लीजिएगा कि कार्बोक्जिलिक एसिड, ठीक है, क्या लिखेगा? कार्बोक्जिलिक एसिड आर वीकर। कार्बोक्जिलिक एसिड्स आर वीकर देन मिनरल एसिड। कार्बोक्जिलिक एसिड वीकर होते हैं मिनरल एसिड से, HX HCl से, ठीक है। कार्बोक्जिलिक एसिड आर वीकर देन मिनरल एसिड बट स्ट्रॉन्गर देन, लेकिन क्या होता है? स्ट्रॉन्गर, बट स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल एंड फेनॉल, ठीक है। कार्बोक्जिलिक एसिड वीकर होते हैं मिनरल एसिड से, लेकिन अल्कोहल और फेनॉल से क्या होते हैं?
स्ट्रांगर होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्या, तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नया हेडिंग बताइएगा कॉपी में, इफेक्ट ऑफ substituent, effect of substituents on the acidity of, effect of substituents on the acidity of कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड होने पर उसके एसिडिटी में किस तरह से परिवर्तन होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम देखते हैं आपका कि क्या है, RCH2COOH। ठीक है, तो यहाँ से तो H निकलेगा, ठीक है ना, और क्या बनेगा, ये क्या था, ये था हमारा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा ये। अब H निकलेगा तो R, ठीक है, CH2COO माइनस, ये क्या है, यह कॉन्जुगेट बेस। क्या है ये, कंजुगेट बेस है। और यहाँ से क्या H प्लस निकला है, सो है ये वाला H प्लस। क्या है ये, कंजुगेट बेस। तो अब ये RCH2 जो है, RCH2, ठीक है, RCH2COO ये है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये है यहाँ, और यहाँ भी होगा RCH2COO। ठीक है, समझ में आ रहा है बात धीरे धीरे। अब इसमें क्या होगा, तो अगर ये जो R यहाँ जो कुछ है, अगर ये हमारा क्या हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, सपोज कीजिए ये क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, ये R, और ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड O और O। ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो रहा है ना, तो उसके एसिडिटी में फ़र्क पड़ेगा। मतलब मोर एसिडिक होगा या क्या होगा, लेस एसिडिक होगा, ये पता चलेगा। एसिडिक मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा या ज़्यादा होगा, ये बात पता चलेगा कब, जब हमें ये पता चलेगा कि वह उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का है। अगर ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का होगा, तब तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होगा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले लेगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो यहाँ से अब मान के चलिए ये है, तो अब इसमें क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि EDG जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण क्या होता है, तो एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। क्या हो जाता है, एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। क्यों, सो बता रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। और EWG में क्या होता है, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। एसिडिक कैरेक्टर EWG के बढ़ने से क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ये बात भी सही है, गलत बात तो नहीं है। एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। क्यों होता है ऐसे, सो देखिए। अब क्या होगा, ये तो कंजुगेट बेस पे देख रहे थे। मान के चलिए यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा दें, क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें। यहाँ पे भी क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें। ठीक है, हाइड्रोजन लगा। अब क्या होता है, एसिडिक कौन होगा, कौन बढ़िया एसिड होगा, जो आसानी से H प्लस दे दे। ठीक है ना, तो H प्लस देने में क्या होता है, तो जब ये है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना है, 3.5, और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है, En की वैल्यू कितना है, 2.1। अब इससे ये तो आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेता जब भी इसको ज़रूरत पड़ेगा तो, लेकिन क्या हो रहा है, तो इसकी ज़रूरत को पूरा कौन कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
ठीक है। ये क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको कमी महसूस नहीं हो रही है इस ऑक्सीजन को, तो इस कारण से ये धीरे धीरे अपना इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बॉन्ड बना रहेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। इससे लेगा, फिर इससे लेगा, फिर ये ऑक्सीजन से लेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, रेपिडली हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण यहाँ बॉन्ड कैसा हो जाएगा, तो वीकर या पोलर बॉन्ड हो जाएगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा, और तुरंत जो है H+ रिलीज कर देगा। तो इसलिए क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में एसिडिक कैरेक्टर क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट, है ना, ये बात भी समझिएगा। तो -I इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। -I इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब कि -I इफेक्ट के लगने से या बढ़ने से क्या होता है, एसिडिक मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे +I इफेक्ट में क्या कहोगे कि +I इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, +I इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी नोट कर लीजिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ जितना फास्ट H+ निकलेगा उतना एसिडिक कैरेक्टर उसका अधिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या होता है, तो एसिडिक कैरेक्टर कम जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब इसको कमी महसूस होगा तब ना इससे छीन झपट करेगा, और इसको कमी महसूस नहीं होगा तो कैसे करेगा। तो इस तरह से ये होता है, और इसको इससे ले रहा है, तो इससे ये लेगा, फिर इससे लेगा, फिर ऑक्सीजन से लेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लेगा, हाइड्रोजन से लेगा, तो धीरे धीरे इसका बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा और क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसमें इसका जो है वो देख लेते हैं क्या होता है, फिनाइल, फिर आयोडीन, फिर कौन, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर साइनाइड, फिर NO2, फिर जो है वो CF3। इस तरह से इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एल्काइल भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में ये है, ठीक है ना। ये कौन सा ग्रुप था आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था ना। अब हम बढ़ते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। इसी तरह से और भी इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस होता है, वो भी करेंगे हम लोग डिस्कस। लेकिन एक और हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें कि अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किस बेसिस पर, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, ठीक है। तो सबसे पहले बात है, हमारे पास 3 है, CH3, CH2, COOH, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम लोग CH2, CH, COOH। तीसरा देखेंगे हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड C, COOH। देखिए तीनों में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन 3, 3, 3 है। अब इसमें किसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का अधिक होगा, किसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, ये बात किस पर निर्भर करता है, तो हाइब्रिडाइजेशन पे। हम पहले बता दिए थे कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ये बात तो हम हेलो एल्केन्स जब पढ़ा रहे थे तभी बताए थे क्या। अब जैसे यहाँ है तो ये देखिए, है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। परसेंटेज एस कैरेक्टर, अब क्या देखेंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 25%। यहाँ कितना है, 33.33%। यहाँ कितना है, 50%। कैसे पता चला वो भी बताएंगे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। एसिडिक मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसमें जितना ज़्यादा उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा, ठीक है। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए एस कितना है 1, पी कितना है 1, तो टोटल कितना है 2। जो टोटल है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, एस कितना है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब देखो टोटल कितना है 2 + 1 3, तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे 3, एस कितना है 1, गुना करेंगे 100 से। अब टोटल देखो 3 पी है 1 एस है, तो टोटल कितना है 4, एस कितना है 1, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 25%। ये कितना होगा आपका
33.33%। और ये कितना होगा 50%। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए। और ये वीडियो में हम लोग देखे क्या, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखे, उसमें हम लोग देखे क्या, तो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड वाला, ठीक है, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।